हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स, माय नेम इज जितेंद्र चौधरी एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू आईट्यूब क्लासेस। जो सब्सक्राइबर हमारे पहले से हैं, वीडियो यहाँ पे देखने आए हैं, उनको थैंक यू बोलना चाहूँगा। और जो एस्पिरेंट्स पहली बार हमारे चैनल पे एनालिसिस देखने आए हैं, उनका तहे दिल से वेलकम करता हूँ और उनसे अपील करता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, आज है December 2, थर्सडे का दिन है और हम लोग करने वाले हैं इंडियन एक्सप्रेस के न्यूज़पेपर की एनालिसिस। ज़्यादा डिले नहीं करते हैं, सीधा करते हैं काम की बात। जो आपके सामने जो है वो आज का फ्रंट पेज है और फ्रंट पेज पे एक्चुअली यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से कोई खास न्यूज़ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स की न्यूज़ है। पहले आप यहाँ पे देख सकते हो, ममता टारगेट्स कांग्रेस, नो यूपीए नाउ, यू कांट बी अहेड मोस्ट ऑफ द टाइम। देखिए होता क्या है ना कि बेसिकली कंट्री में इस समय दो ही बड़ी पार्टीज हैं, एक तो बीजेपी है और एक कांग्रेस है। तो बीजेपी और उसके जो साथ के उसके जो अलाइज हैं उनको कहा जाता है एनडीए, और जो कांग्रेस और उसकी अलाइज पार्टीज हैं उनको मिलके कहा जाता है यूपीए। तो मतलब यूपीए में कांग्रेस एक मेजर फैक्टर है और उसके अलावा छोटी छोटी बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं। तो इस समय क्या है कि बीजेपी के अगेंस्ट में अलायंस बनाने की बात चल रही है नेशनल लेवल पे, बिकॉज 2024 में इलेक्शंस हैं। उसके लिए पूरे का पूरा ये तिकड़म यहाँ पे भिड़ाया जा रहा है। जो कि अपोजिशन की पार्टीज हैं बीजेपी की, वो आपस में अलायंस करने की कोशिश कर रही हैं, जैसे ममता बनर्जी या शरद पवार, जो लोग भी हैं। तो उसके बारे में पूरे का पूरा मामला है, पॉलिटिकल इशू है, यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से आप यहाँ पे क्या पढ़ सकते हो, यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से आप ये पढ़ सकते हो कि मल्टी पार्टी सिस्टम क्या होता है, इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम को हम लोगों ने क्यों अडॉप्ट किया, टू पार्टी सिस्टम क्या होता है, यूएसए में जो टू पार्टी सिस्टम है उसके साथ हमारे मल्टी पार्टी सिस्टम को कंपेयर कर सकते हो। मल्टी पार्टी सिस्टम के डेमोक्रेसी में क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं और क्या क्या उसके ड्रॉबैक्स होते हैं, आप एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ये पढ़ सकते हो। थोड़ा इसके बारे में गूगल करें, आपके जो पॉलिटी के नोट्स हैं वहां पे इस चीज को आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। बाकी ये जो नाम वाम जो है ये आपके लिए खास इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर भी मान लो आपको शौक है पढ़ने का, तो आज के एक्सप्लेन्ड सेक्शन में यूपीए की पूरी जर्नी दी हुई है। यूपीए कब स्टार्ट हुआ था, कैसे स्टार्ट हुआ था, और देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो राइज एंड फॉल ऑफ द यूपीए। अगर बाई चांस आपको पॉलिटिक्स का शौक है तो आप इसको भी जाके पढ़ सकते हो, अदरवाइज यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से कोई खास नहीं है ये। दूसरी चीज यहाँ पे आती है रोल आउट कॉमन एंट्रेंस एग्जाम फ्रॉम 2022 2023। इंपॉर्टेंट न्यूज़ है क्योंकि आप जैसे लोगों को, मेरे जैसे लोगों को, हमारे भाई बंधुओं को जो अभी +2 में हैं या 11th स्टैंडर्ड में हैं, अगर वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जैसे मान लो जेएनयू हो गया या आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, अगर यहाँ पे एडमिशन्स लेना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। और वैसे भी हमारा जो एजुकेशन सेक्टर है, हायर एजुकेशन सेक्टर है, उसको ये यहाँ पे डेफिनेटली इम्पैक्ट करता है। तो ये न्यूज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग देख लेते हैं अपने एजुकेशन सेक्शन से। एक्चुअली इसी के रिगार्डिंग आज का एक्सप्लेन्ड सेक्शन भी दिया हुआ है। तो एक्सप्लेन्ड सेक्शन तो आपको पता ही है कि हम लोग हमेशा करते ही हैं। तो कहता है कॉमन एंट्रेंस टेस्ट फॉर द सेंट्रल वार्सिटी, वार्सिटी मतलब यूनिवर्सिटी की शॉर्ट फॉर्म होती है, प्लान एंड क्रिटिसिज्म। पूरा मामला आपको मैं बता देता हूं। इस बार क्या हुआ, इस बार जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो रहे थे ना, आपको पता है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन कैसे होते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में या कुछ और यूनिवर्सिटीज़ में, वो होते हैं जो मार्क्स आपके +2 में होते हैं उसके परसेंटेज के बेसिस पे यहाँ पे एडमिशन लिए जाते हैं। अब आप सबको पता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में कई सारे कॉलेज ऐसे हैं जिनका परसेंटाइल बहुत ज़्यादा, कट ऑफ बहुत हाई जाता है, 100%, 99.9%, 98%, 99%, इतना ज़्यादा कट ऑफ जाता है। अब सोच के देखो यार, 99% नंबर किसके आते हैं, नहीं आ पाते ना। तो यहां पे समस्या ये है, जैसे मान लो यूपी का आप एग्जाम्पल लो, आप बिहार का एग्जाम्पल लो, आप पंजाब का एग्जाम्पल लो, या आप केरला का एग्जाम्पल लो, या फिर आप सीबीएसई का एग्जाम्पल लो। अब होता क्या है कि ये जो इन सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन किए जाते हैं वो आपके +2 के नंबर के बेसिस पे दिए जाते हैं। अब कई स्टेट बोर्ड ऐसे हैं इंडिया में, जैसे यूपी, बिहार, यहाँ पे मार्किंग काफ़ी स्ट्रिक्ट होती है, इसलिए बच्चों के ज़्यादा नंबर नहीं आ पाते। लेकिन जैसे केरला है या फिर सीबीएसई है, यहाँ की जो मार्किंग सिस्टम है ना वो काफ़ी लीनियंट होता है, बच्चों के बहुत भर भर के नंबर आते हैं। इसी वजह से जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में या सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स करवाए जाते हैं तो वहाँ पे कुछ बोर्ड के स्टूडेंट को ज़्यादा बेनिफिट मिलता है और कुछ लोग जो है पीछे रह जाते हैं, जहाँ के बोर्ड की मार्किंग थोड़ी सी स्ट्रिक्ट होती है। इस बार दिल्ली यूनिवर्सिटी में ऐसा ही हुआ कि केरला के बच्चों के बहुत एडमिशन हुए, क्योंकि केरला के बोर्ड ने खूब भर भर के नंबर दिए, जिसकी वजह से कुछ प्रोटेस्ट भी हुए थे। तो इस समस्या को सुलझाने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी और उस कमेटी ने भी फैसला लिया है कि 2022 से
2023 के बाद में जो मतलब उस समय एडमिशन होंगे, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, +2 वाले नंबर को साइड में रखेंगे और एक अलग से अंडर ग्रेजुएट यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने के लिए एक कॉमन टेस्ट करवाया जाएगा, जिसका नाम रखा जाएगा कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, वैसे तो इसका नाम जो है ये रहने वाला है सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, CUCET। अब इसमें होगा क्या, मतलब आपके जो +2 वाले मार्क हैं अभी उनकी इंपॉर्टेंस हो जाएगी खत्म। आप जो इस टेस्ट के अंदर जो ये एंट्रेंस टेस्ट होगा इसमें जो मार्क्स लोगे उसकी इंपॉर्टेंस यहाँ पे दिया जाएगा। इसको कौन कंडक्ट करवाएगा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। अगर आपके भाई बंधु कोई आपका छोटा भाई बहन अगर इस समय 11th स्टैंडर्ड में है तो उसको उनको बेनिफिट मिलने वाला है। एक्चुअली सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक्ट 2009 जब पास किया गया था, उसको पास करने के बाद इंडिया में 12 नई सेंट्रल यूनिवर्सिटीज बनाई गई थी, जिनके लिए एक एंट्रेंस टेस्ट को यहां पे फॉलो किया गया था। ठीक है, अब हुआ ये कि ये जो सेंट्रल ये जो मतलब अंडर ग्रेजुएट जो टेस्ट होता है, कुछ यूनिवर्सिटी ने इसको फॉलो कर लिया, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी ने इसको फॉलो नहीं किया। तो अभी इंडिया में 12 यूनिवर्सिटीज ऐसी थी सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो उस टेस्ट को कंडक्ट करवा रही थी, लेकिन बाकी नहीं करवा रहे थे, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी वगैरह ये लोग नहीं करवा रहे थे। इंडिया में लगभग 45 इस समय सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं। तो ये डिसाइड किया गया है सभी को बैठा के बातचीत करके कि भैया आने वाले समय में पूरी की पूरी जो 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं वो एक टेस्ट कंडक्ट करवाएंगी। तो 12वीं की आपके एग्जाम जो है वो भाड़ में जाएं, उससे कोई फर्क हमें नहीं पड़ता है। तो बेसिकली पूरे का पूरा मामला है। उसके अलावा जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022 है, इसके अंदर भी इस तरह के टेस्ट की बात कही गई है, तो इसका मतलब उसको भी फॉलो किया जाएगा। अब इसमें क्या क्या पैटर्न चेंज होगा, देखिए मतलब ये कोई हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ऐसा होगा इसके अंदर जो है दो पेपर होंगे। पहले पेपर के अंदर 100 MCQs होंगे, दूसरे पेपर के अंदर भी 100 MCQs होंगे। अब इसमें पहले वाले पेपर में क्या 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 देंगे, थोड़ा मैथमेटिक्स देंगे, थोड़ा सा रीजनिंग देंगे, थोड़ा सा पजल वाला क्वेश्चन देंगे, एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चन देंगे, एनालिटिकल स्किल वाले क्वेश्चन देंगे और थोड़ा सा जनरल स्टडीज़ के जो है जीके वीके का क्वेश्चन देने वाले हैं। दूसरे वाले पेपर में ज़्यादातर जो जिस सब्जेक्ट के अंदर आप एडमिशन लेना चाहते हो उस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग क्वेश्चंस होंगे, तो जो जिसके जितने नंबर आएंगे उसके हिसाब से उसको एडमिशन मिल जाएगा। अब इसमें जैसे जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होता है या कोटा पॉलिसी होती है वो अभी भी फॉलो किया जाएगा जैसा पहले किया जाता था, उसमें चेंज नहीं आया है बेसिकली। ठीक है, जो रिजर्वेशन दिया जाता है या फिर कोटा दिया जाता है, सब्जेक्ट की जो कॉम्बिनेशन होता है उसके हिसाब से वो वैसे का वैसा ही कंटिन्यू रहेगा। तो इसके पीछे पूरा रैशनल मैंने आपको बता दिया है कि वो कुछ जो बोर्ड के जो नंबर रहते हैं उनके बीच में फ़र्क रहता है, तो इससे क्या होगा, पूरा यूनिफॉर्मिटी रहेगी। लेकिन सभी लोग इसका स्वागत नहीं कर रहे हैं। सुनने में आपको ऐसा लग रहा होगा कि बहुत बढ़िया प्लान बनाया है, लेकिन कुछ क्रिटिसिज्म भी है। सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म ये है कि इसको बनाया तो गया है यूनिफॉर्मिटी के लिए, है ना, कि सब बराबर हो जाएंगे, लेकिन एक्चुअली में ऐसा होने वाला नहीं है। क्योंकि जो कुछ रिच बच्चे होंगे या जिनके पास साधन होंगे, पढ़े लिखे अच्छे स्कूल से पढ़ के आए होंगे, उसको इसको ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि वो तो कोचिंग भी अफोर्ड कर सकते हैं। तो इससे होगा क्या, कोचिंग इंडस्ट्री जो है बूम करेगी, है ना। अभी एक नया कोचिंग खुल जाएगा देश में जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाने के लिए किया जाएगा, तो उसमें बच्चों को लूटा जाएगा बहुत सारा। अब वहाँ पे कोचिंग महंगी कोचिंग होती है, तो वही बच्चा अफोर्ड कर पाता है जिसके पास पैसा होगा, लेकिन जो गरीब बच्चा है वो तो अफोर्ड नहीं कर पाएगा। तो एक सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म इसका यहाँ पे ये दिया गया है। दूसरी बात यह है कि जब एडमिशन +2 के बेसिस पे होंगे ही नहीं, तो इसका मतलब +2 वाले नंबर को ज़्यादा प्रेफरेंस यहाँ पे दिया ही नहीं जाएगा, तो वहाँ पे एजुकेशन का लेवल थोड़ा सा डिक्रीज हो सकता है। बच्चे जो है वो +2 में ज़्यादा ना पढ़ने की बजाय इस एंट्रेंस टेस्ट पे ज़्यादा फोकस करेंगे बेसिकली, जैसे IITs में होता है ना। तो एक वो चीज़ यहाँ पे दी गई है। आप जो है कमेंट सेक्शन में अपने पॉइंट ऑफ व्यू बताइए, आपको क्या लगता है, इससे बेनिफिट होगा या फिर इससे नुकसान होगा ओवरऑल। ठीक है, आपके अपने विचार हो सकते हैं, हम डेफिनेटली नीचे बता सकते हो। तो फ्रंट पेज पे तो यही न्यूज़ थी और इसके अलावा कोई खास न्यूज़ हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से नहीं है। एक न्यूज़ यहाँ पे आप ये थोड़ा देख सकते हो, कई बार एग्जाम में वो पूछ लेता है। लोकसभा ने अभी पास, देखिए विंटर सेशन चल रहा है। टोटल कितने सेशन होते हैं, 3 सेशन होते हैं ना, एक बजट सेशन होता है, एक हमारा मॉनसून सेशन होता है और एक हमारा विंटर सेशन होता है। कमेंट सेक्शन में फटाफट ये बता दो कि इसमें से सबसे छोटा सेशन कौन सा होता है। देखिए बजट सेशन तो ऑब्वियसली नहीं होगा, तो मॉनसून सेशन होता है या फिर विंटर सेशन होता है, कमेंट सेक्शन में फटाफट बताओ। ठीक है, चलिए अब बात यह है कि लोकसभा का इस समय जो विंटर सेशन चल रहा है, इसमें एक बिल पास किया गया है। बिल का नाम है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी रेगुलेशन एक्ट 2021।
अब इसका मतलब क्या है, ये असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी एक्चुअली होती क्या है, थोड़ा सा आपको दिखा देता हूं। देखिए, ये असिस्टेड रिप्रोडक्टिव, असिस्ट का मतलब होता है हेल्प करना, रिप्रोडक्शन मतलब बच्चे पैदा करना, और टेक्नोलॉजी मतलब विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। अब जिनके बच्चे वो नॉर्मल तरीके से नहीं हो पाते तो वो क्या करते हैं, टेक्नोलॉजी की हेल्प लेते हैं। जैसे आप आप जो इनवर्टो फर्टिलाइजेशन होता है ना, तो उसके तहत बच्चे किए जा सकते हैं, या फिर सरोगेसी से भी बच्चे होते हैं। और भी कई ऐसी टेक्नोलॉजी होती हैं जिसके तहत जो है बच्चे किए जाते हैं। उन टेक्नोलॉजी को बेसिकली रेगुलेट करना है। तो ऐसे क्लिनिक्स या फिर ऐसे क्लिनिक्स होते हैं जो इस टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, और जो पेरेंट्स बनना चाहते हैं और नहीं बन पाते हैं उनकी हेल्प करते हैं। तो इन क्लिनिक्स को रेगुलेट किया जाएगा। या फिर जो ऐसे बैंक्स होते हैं जो जैसे जहाँ पे स्पर्म डोनेट किए जाते हैं, या फिर इस तरह की टेक्नोलॉजी होती है ना, तो जो सेल्स हैं, जो एग्स हैं, वो स्टोर किए जाते हैं, तो उनको रेगुलेट करने की के लिए ये बिल बनाया गया है बेसिकली। तो इसे कहते हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी बिल, जिसके अंदर ये सारी बातें बोली गई हैं। अब इसमें अलग अलग कुछ कंडीशंस यहाँ पे दी गई हैं, ठीक है। वो आप यहाँ पे इतना ज़्यादा डिटेलिंग में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो सरोगेसी बिल के बारे में तो पुराना बिल है, अभी राज्यसभा में पेंडिंग है, तो इसको जब ये पास किया जाएगा तब इसको देखेंगे हम लोग। और स्टेट लेवल पे और सेंट्रल लेवल पे एक एक रजिस्ट्री बनाने की बात की गई है। रजिस्ट्री मतलब ये होता है कि जितने भी उस स्टेट के अंदर या दिल्ली या कहीं भी अगर वो जो हॉस्पिटल्स हैं, जो क्लिनिक्स हैं, उनका पूरा डिटेल लिया जाएगा, उनको प्रॉपर तरीके से यहाँ पे रेगुलेट किया जाएगा। अब कुछ लोग इसको काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। क्यों क्रिटिसाइज कर रहे हैं? देखिए, इसमें सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म तो ये है कि एलजीबीटी कम्युनिटी को इसमें बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं किया गया है। अगर एलजीबीटी कम्युनिटी के कपल्स अगर वो बच्चे को अडॉप्ट करना चाहते हैं, या बच्चे को जो सरोगेसी से बच्चा पैदा करना चाहते हैं, तो उसके इसमें कोई प्रावधान नहीं है। उसके अलावा जो सिंगल मैन है ना, सिंगल जो मैन है, अगर वो बच्चा चाहते हैं तो उनको भी बच्चा नहीं मिल पाएगा। इवन सिंगल वुमन को भी, एक सिंगल वुमन भी डोनर नहीं बन सकती। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे ये है। हाँ, एक मैरिड वीमेन ही अपने एग को देके बच्चे पैदा कर सकती है, सिंगल वुमन नहीं कर सकती है। तो ये कुछ यहाँ पे जिसकी वजह से ना थोड़ा पैट्रियार्की का थोड़ा यहाँ पे वो एंगल यहाँ पे दिया गया है कि भैया सिंगल वुमन है, उसकी इच्छा है, वो अकेला रहना चाहती है, वो शादी वादी नहीं करना चाहती, लेकिन वो बच्चा चाहती है, तो वो अपने एग को डोनेट कर सकती है, और सरोगेसी के थ्रू या फिर आईवीटी के थ्रू बच्चा हो सकता है। लेकिन उसको इस बिल के अंदर कहीं भी स्पेस नहीं दिया गया है, जिसकी वजह से कुछ कंट्रोवर्सी यहाँ पे है, एलजीबीटी कम्युनिटी एंड ऑल दैट, ठीक है। वो थोड़ा सा आप यहाँ पे देख सकते हो। तो बाकी तो और कुछ था नहीं खास इस बिल में, इतना ही कुछ था। आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। खैर, आगे बढ़ते हैं। आज के एडिटोरियल के सेक्शन में कहता है बिल्डिंग द इंडियन सेंचुरी। देखिए, जो बिंदु डालमिया जी हैं, ये हैं भैया NCFL की, जो नीति आयोग का ही एक पार्ट होता है, डिपार्टमेंट होता है, उसकी चेयरपर्सन है। तो सीधी सी बात है, क्योंकि नीति आयोग से बिलोंग करती हैं, तो ज़्यादातर जो इनके पॉइंट होंगे वो सरकार के फेवर में होने वाले हैं। तो थोड़ा सा सरकारी जो पॉलिसीज़ हैं उनको थोड़ा प्रेज किया गया है बेसिकली इसमें। लेकिन ठीक है, थोड़ा सा हम लोग हल्का फुल्का देख लेते हैं क्या कहता है। कहते हैं, तो इन्होंने शुरुआत किससे करी है? इन्होंने शुरुआत की है रिफॉर्म से। तो मैडम कहती हैं कि जो ये मोदी सरकार है, ये बिल्कुल प्रो रिफॉर्म्स है। इंडिया की जीडीपी को बढ़ाने के लिए, इंडिया की इकोनॉमी को आगे लेके जाने के लिए काफ़ी ज़्यादा रिफॉर्म इन्होंने इंट्रोड्यूस किए हैं। बट 2 रिफॉर्म ऐसे हैं जहाँ पे सरकार को बैकफुट पे आना पड़ा। पहला जो हमारा रिफॉर्म था वो कौन सा था? वो था हमारा लैंड एक्विजिशन एक्ट, ठीक है, जो सरकार ने पास किया था उस लैंड एक्विजिशन एक्ट को, लेकिन बाद में सरकार ने उसको वापस खींच लिया था। और दूसरा हो गया आपका फार्म बिल। तो ये 2 बिल ऐसे हुए जो सरकार ने रिफॉर्म के लिए इंट्रोड्यूस तो किए, लेकिन उसको सरकार प्रॉपर इंप्लीमेंट नहीं कर पाई, और जनता के दबाव में उसको वापस ले लिया, है ना। तो क्योंकि जब लैंड एक्विजिशन एक्ट था तो उस समय बिहार में इलेक्शंस थे। अभी जब इस बिल को वापस ले लिया गया है तो यूपी और पंजाब में इलेक्शंस हैं। तो इनका कहना है कि ये 2 बिल सरकार ने वापस जरूर ले लिए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये प्रेजेंट की गवर्नमेंट रिफॉर्म्स को आगे नहीं बढ़ाएगी। एग्रीकल्चर सेक्टर जो है इंडिया का सबसे लार्जेस्ट वोट बैंक है। डेफिनेटली इंडिया की 55 से 60% जनता डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एजुकेशन के ऊपर डिपेंड करती है। तो उस वोट बैंक के चक्कर में शायद सरकार ने ऐसा किया है, इसकी शुरुआत इन्होंने ऐसे की है। और ये एग्रीकल्चर सेक्टर में जो है इनकम टैक्स पूरी तरह से छूट होती है।
अब यहाँ पे क्या है, इंडिया में 80% से ज़्यादा जो फार्मर्स होते हैं वो तो छोटे फार्मर्स होते हैं जिसके पास 1 हेक्टेयर से भी कम ज़मीन होती है ना। 10% भी नहीं है वैसे जिनके पास लार्ज लैंड होल्डिंग होती है। तो वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। अब इन्होंने कुछ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हैं जो प्रेजेंट सरकार ने लिए हैं और जिनका कुछ बेनिफिट भी हुआ है। देखिए, इंडिया में एलपीजी रिफॉर्म की शुरुआत कब हुई थी? 1991 में हुई थी, जिसके बाद इंडिया ने एकदम से बहुत बढ़िया ग्रो किया था। उससे पहले तो इंडिया की हालत काफ़ी ख़राब थी। तो सबसे पहला रिफॉर्म जो इस सरकार ने लिया था इकोनॉमिक टर्म्स में, वो था इंसॉल्वेंसी एंड द बैंकरप्सी कोड, है ना। इंसॉल्वेंसी एंड द बैंकरप्सी कोड, जिसके तहत क्या होता है, कोई कंपनी है अगर वो बहुत ज़्यादा नुकसान में जा रही है, वो बैंकरप्ट हो रही है, तो अपना ताम झाम समेट के उसके जो भी जिससे उसने पैसा लिया होता है उस अरेंजमेंट को करने की बेसिकली यहाँ पे बात चलती है। इंसॉल्वेंसी एंड द बैंकरप्सी कोड ये अलग से टॉपिक रहता है। आप खुद गूगल करके इस टॉपिक को थोड़ा सा पढ़ें, क्योंकि अगर मैं इस टॉपिक को करवाने लगूंगा तो ये पूरा एकदम 1.5-2 घंटे का टॉपिक होता है, तो वो पॉसिबल नहीं है यहाँ पे करवाना। लेकिन बेसिकली इसमें कहने का मतलब ये होता है, मान लो कोई कंपनी है, कंपनी ए, और इस कंपनी ए ने बैंक से पैसा लिया है, मान लो एसबीआई यहाँ पे बैंक है, और बाई चांस इस कंपनी को बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है, तो ये कंपनी बैंक को कहती है कि भैया देखिए मैं बैंकरप्ट हो गई हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है आपको देने के लिए, मेरे पास जो भी एसेट्स हैं थोड़ा बहुत आप उसको बेच के अपना पैसा का जुगाड़ कर लीजिए। तो उसके लिए ये कोड बनाया गया था ताकि ये प्रोसेस जो है वो थोड़ी सी सीमलेस हो सके, फास्ट हो सके। इससे पहले बैंक और ये कंपनी जो है कई सालों सालों तक एक दूसरे से झगड़ते रहते थे, कोर्ट में बैठे रहते थे, फैसला नहीं हो पाता था। लेकिन इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के तहत ये पूरी प्रोसेस काफ़ी फास्ट हो गई है। अब इस कोड के आने के बाद 2.5 ट्रिलियन रुपीस जो है वो जो डिफॉल्टर्स के पास था वो सरकार के पास वापिस आया। बेसिकली हमारी जो कंपनीज हैं अभी वो बेटर तरीके से परफॉर्म कर सकती हैं। उसके अलावा सरकार ने बैंकों को रिकैपिटलाइज भी किया, है ना। इंद्रधनुष हमारे पास प्रोग्राम है जिसके तहत सरकार ने बैंकों को 70,000 करोड़ रुपए का बेनिफिट दिया था। उसके अलावा जो एसेट मैनेजमेंट वर्टिकल्स हैं, ये एक नई स्कीम है जो सरकार ने लॉन्च की थी आरबीआई की हेल्प से, जिसके तहत जो बैंकों का एनपीए होता है उसको रिकवर करने की बात चलती है। उसके अलावा एसेट मोनेटाइजेशन प्रोग्राम सरकार ने चलाया, प्रोडक्टिविटी लिंक्ड स्कीम सरकार ने चलाई अलग अलग डिपार्टमेंट में। एक एग्जांपल आपको दे देता हूँ यहाँ पे, जैसे इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की अगर आप बात करते हो, तो जो कंपनी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स बनाती हैं इंडिया में, तो सरकार उनको एक इंसेंटिव देती है। उसके अलावा टेक्सटाइल में भी इंसेंटिव देती है। तो कई सारे डिपार्टमेंट ऐसे हैं सरकार ने जहां पर ये नई स्कीम चलाई है, जिसके तहत इंडिया में जो कंपनी मैन्युफैक्चर करती हैं उनको काफ़ी इंसेंटिव दिया जाता है। एक ये रिफॉर्म हो गया। अगला रिफॉर्म की बात करता है, इन्होंने एयर इंडिया का एग्जाम्पल दिया है। तो ऐसी कंपनीज इंडिया में जो बहुत ज़्यादा घाटे में जा रही हैं, सरकार उनको प्राइवेट सेक्टर्स में देके जो है अपना पीछा छुड़वा रही हैं कि भैया आप जाइए, आप हमारे पर बर्डन बन गए थे। एलआईसी को भी अभी किया जाना है, कई सारी और कंपनी को किया जाएगा। उसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात इस आर्टिकल में कही गई है वो है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। इसके तहत 1.5 ट्रिलियन डॉलर का जुगाड़ किया जाएगा 2025 तक। एक्चुअली इसमें होता क्या है, पहले भी हम इसके बारे में बात कर चुके हैं अच्छा खासा, कि इंडिया में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वो रेलवे हो, ब्रिज हो, जो भी हो, रोडवेज वगैरह कुछ भी हो, तो अगर वो सरकारी है और अगर वो बहुत सालों से अटका हुआ है, उस पे काम नहीं हो रहा है, तो सरकार क्या करने वाली है, उसको प्राइवेट सेक्टर को देने वाली है। अब प्राइवेट सेक्टर क्या करेगा, सरकार को खूब सारा पैसा देगा और उस काम को प्राइवेट सेक्टर करने वाला है। इसे कहते हैं नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजेक्ट। इसमें सरकार को जो है करोड़ों अरबों रुपए मिलने वाले हैं, तो सरकार उसको दूसरे कामों में खर्च कर सकती है। हेल्थ वगैरह पे जो भी चीज़ें सरकार को करनी है वो कर सकती है। उसके अलावा ये जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है इसने डिजिटल इकोनॉमी में भी बहुत ज़्यादा काम किया है। उसके अलावा क्लाइमेट चेंज और ग्रीन टेक्नोलॉजी, जैसे आप सोलर समझ लीजिए, विंड एनर्जी को समझ लिए, उसमें भी बहुत सारा इन्होंने यहाँ पे काम किया है। उसके अलावा जो है सरकार ने जो इंटरेस्ट रेट हैं वो काफ़ी कम रखे हैं और कैपिटल टैक्स को भी सरकार ने कम कर दिया है ताकि जो कॉरपोरेट्स होते हैं उनके ऊपर बर्डन ना आए। तो इस तरह के बहुत सारे रिफॉर्म इस सरकार ने लिए हैं। तो इनका कहना है कि बिंदु जी का कहना है कि ये रिफॉर्म आगे भी कंटिन्यू होने वाले हैं। ये जो 2 बिल, मतलब फार्म बिल और लैंड एक्विजिशन बिल, अगर सरकार ने वापस ले लिए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि सरकार फ्यूचर में रिफॉर्म नहीं करने वाली है। तो ये पूरा इन्होंने यहाँ पे बात बोली। हालांकि थोड़ा पॉलिटिकल है, लेकिन ठीक है, कुछ रिफॉर्म्स आपको शायद याद आ गए होंगे यहाँ पे।
अगला जो हमारे पास है वो है, खैर हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यूरोपियन यूनियन अनवील्स 300 मिलियन आंसर टू द चाइनाज बेल्ट एंड रोड प्लान। देखिए यहाँ पे इन्होंने गलती से बिलियन मिलियन लिख दिया है, लेकिन नीचे इन्होंने यहाँ पे 300 बिलियन लिखा हुआ है, तो गलतियाँ हो जाती हैं। इंडियन एक्सप्रेस से भी थोड़ा मिसप्रिंट हो गया। तो देखिए चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, चाइना ने वो 2013 में लॉन्च किया था, जिसके तहत चाइना क्या करता है, कनेक्टिविटी बनाता है ना, पूरी दुनिया के साथ। तो वहाँ पे रोडवेज बनाएगा, रेलवेज बनाएगा, वाटरवेज बनाएगा, जिसके तहत चाइना यूरोप और अफ्रीका से कनेक्शन करना चाहता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए बेसिकली। तो वहाँ पे बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स चाइना उन कंट्रीज में लॉन्च करता है, और चाइना उन कंट्रीज को सस्ते दाम पे क्या देता है, पैसा देता है। और जब वो पैसा बेचारे अपना नहीं लौटा पाते हैं तो चाइना उस प्रोजेक्ट को पूरी तरह से कंट्रोल कर लेता है। इसे चाइना की डेट स्ट्रेटेजी कहा जाता है ना, डेट ट्रैप, मतलब उसको फंसा लेता है। तो जिसकी वजह से बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज जो हैं वो काफ़ी दुखी थे चाइना की इस पॉलिसी से। तो उन्होंने चाइना को उसको काउंटर करने के लिए एक अपना प्रोजेक्ट यहाँ पे बना डाला, जिसे कहा गया है ग्लोबल गेटवे। ठीक है, क्या कहते हैं, इसका थोड़ा नाम आप याद रख लेना, ग्लोबल ग्लोबल गेटवे। इसके तहत यूरोपियन यूनियन 300 बिलियन पाउंड यूरो खर्च करने वाली है आने वाले कुछ सालों में अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, जैसे डिजिटाइजेशन, हेल्थ, क्लाइमेट, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, एटसेट्रा एटसेट्रा। और ये देखिए क्या होता है, जैसे मान लो चाइना है, चाइना ने मान लो सूडान के साथ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है दोस्तों वो ट्रांसपेरेंट नहीं होता है। इसमें बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस ऐसे होते हैं जो हिडन होते हैं। ठीक है, और इन कंपनीज को जो एम्प्लॉयमेंट मिलता है वो भी लोकल कम्युनिटी को नहीं मिलता, वो भी चाइना वालों को ही मिलता है। तो मतलब चाइना से लोग स्पेशली वहाँ पे काम करने के लिए आते हैं। लेकिन ये जो ग्लोबल गेटवे है, इसके तहत लोकल कम्युनिटी को ही बेनिफिट दिया जाएगा, उनको ही एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा, उनको ही उसमें पार्टिसिपेशन दिया जाएगा। तो ये चाइना वाले बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से काफ़ी ज़्यादा बेटर है, और इसी को कहा गया है ए ट्रू अल्टरनेटिव। अब ये देखना रहेगा कि ये फ्यूचर में किस तरह से सक्सेसफुल होता है कि नहीं होता है। फिलहाल अमेरिका, कनाडा, चाइना, इन कंट्रीज ने चाइना के अगेंस्ट में इन्होंने एक स्टेप लेने का यहाँ पे फैसला कर लिया है। खैर देखना रहेगा फ्यूचर में क्या रहता है। उसके अलावा नो क्लियर पब्लिक सेफ्टी इमरजेंसी डेफिनेशन, नेट बैन बीइंग यूज्ड फॉर द रूटीन पॉलिसी। देखिए होता क्या है, कश्मीर में या कहीं भी इंडिया में जब भी कोई थोड़ा बहुत दंगा होता है या सिचुएशन थोड़ी सी आउट ऑफ हैंड चली जाती है, तो सरकार सबसे पहले क्या करती है, सबसे पहले इंटरनेट को बैन करती है ना। जब देखिए इंडिया में भी यहाँ पे जब दिल्ली में फार्म प्रोटेस्ट हो रहे थे, तो सरकार ने कई दिनों तक हरियाणा में, पंजाब में, दिल्ली में इंटरनेट को बंद करके रखा, जिसकी वजह से बहुत सारा नुकसान यहाँ पे होता है। उसके अलावा देखिए 2020 में ही एक रिपोर्ट के मुताबिक इंटरनेट बंद करने से $2.8 बिलियन का सरकार को और जनता को नुकसान हो चुका है। अब सरकार ये बैन क्यों करती है, और जब इसके लिए कोई रूल तो रेगुलेशन तो होगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा जो इंडियन टेलीग्राम एक्ट है, ठीक है, और आईटी जो एक्ट है, इसके तहत इंटरनेट को बैन करने की कोई एज सच प्रोविजन है ही नहीं, ना ही कोई डेफिनेशन है। तो पब्लिक सेफ्टी के नाम पे और पब्लिक इमरजेंसी के नाम पे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट उसको अपनी मर्जी से ही बंद कर देती हैं। तो इसके लिए एक पैनल बनाया गया था। उस पैनल के जो हेड थे वो थे शशि थरूर। उस पैनल में बहुत सारे एक्सपर्ट लोगों ने अपने अपने ओपिनियन दिए। उन्होंने कहा कि आप जो है अपनी मर्जी से इंटरनेट बंद मत कीजिए, आप एक प्रॉपर कंडीशन बताइए कि भैया अभी सिचुएशन बहुत ज़्यादा ग्रेव हो चुकी है, हमारे हाथ से निकल चुकी है, तभी आप इंटरनेट को बंद कीजिए, है ना। अपनी मर्जी से ऐसा नहीं कि चार लोग लाठी लेके खड़े हो गए, स्लोगन लगाने लगे, आपने इंटरनेट को बंद कर दिया, वो सही नहीं है। क्योंकि बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी हमारी डिजिटल उसके थ्रू होती है, इंटरनेट के थ्रू होती हैं। जैसे ओला, उबर है, ये जो भी चीज़ें हैं वो इंटरनेट के बेस पे चलती हैं। अगर आप वहाँ पे हफ्ता 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन नेट को बंद करके रखते हैं तो बिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान होता है, जो सही बिल्कुल भी नहीं है। उसके अलावा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी है, फंडामेंटल राइट है भैया हमारा, उसको भी वो भी वायलेट होता है। तो छोटे छोटे रीजन में आप इंटरनेट बंद मत कीजिए, आप पहले एक प्रॉपर कारण बताइए कि ये सिचुएशन है पब्लिक इमरजेंसी वाली, तब आप इंटरनेट को बंद कीजिए। उसके अलावा आप पूरा इंटरनेट क्यों बंद कर रहे हो? एक अल्टरनेटिव ये भी तो हो सकता है ना कि आप कुछ खास सर्विस को बंद कर दीजिए। अगर मान लो कहीं पे दंगा फसाद हो भी गया है तो आप खाली व्हाट्सएप को बंद कर दीजिए, फेसबुक को बंद कर दीजिए, है ना। आप सारे के सारे इंटरनेट को क्यों बंद कर रहे हो? तो ये भी है कि यहाँ पे बेटर अल्टरनेटिव हो सकता है। खैर फिलहाल तो इस कोई ऐसा सच रूल रेगुलेशन बना नहीं है, ये सिर्फ इन्होंने अपनी सजेशन भेजी है। अब सजेशन को सरकार मानती है कि नहीं मानती है भैया वो सरकार की मर्जी है, ठीक है।
और तो कुछ खास मुझे लगा नहीं आज के इंडियन एक्सप्रेस में यूपीएससी के हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। बाकी मोस्टली वही पॉलिटिक्स की न्यूज़ इधर उधर से उधर भरी हुई हैं, जिसको हम लोग एक्चुअली अपने एग्जाम के पर्सपेक्टिव से करेंगे नहीं। चलिए, सो आज के लिए इतना ही करते हैं, छोटा सा आज के न्यूज़ थी। आई होप आपको ठीक ठाक लगा होगा। और कुछ खास न्यूज़ आप चाहते हो कि जिसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करें तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कोई टॉपिक खास। उस टॉपिक के ऊपर डेफिनेटली हम लोग अगले मतलब कल वाली एनालिसिस में डिस्कस करेंगे। अपार्ट फ्रॉम द न्यूज़पेपर भी कर सकते हैं। तो एक आधा टॉपिक आप बता सकते हो जो न्यूज़ में है, जिसके बारे में आप जानना चाहते हो, एनालिसिस चाहते हो, तो उसको हम अलग से कर सकते हैं। और कुछ पॉजिटिव पॉइंट, कुछ नेगेटिव पॉइंट, आपकी फीडबैक का हमेशा वेलकम करते हैं हम लोग। जो चीज़ आप चाहते हो हम यहाँ पे ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, वो चीज़ हम यहाँ पे अलग से कर सकते हैं। चलिए, सो दिस इज ऑल फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।